हेलो बच्चों, नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी। वॉइस क्लियर है अर्पिता? बताओ बेटा, मैसेज करो, रिप्लाई करिए। यस सर, अजीत पटेल यूएस। चलिए, सबको क्लियर है ना? एक बार मैसेज कर दो सब लोग। ओके बेटा, चलिए मैं एक बार फिर से इस रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है ना? डोंट वरी, आप परेशान ना हो। चलिए, नेटवर्क इशू आ गया था। मैं देखिए काफी स्ट्रक्चर भी बता दिया, आप लोग समझ नहीं पाए। चलिए कोई बात नहीं। देखिए हमने बेटा क्या स्टडी किया, फिर से समझ लीजिए। इधर तो बता ही दिया था हमने, फिर से समझ लीजिए एक बार, क्विक रिवीजन कर देता हूँ। प्लास्टिक बेटा जो टर्म टर्म दिया था हैकल ने, टर्म क्लोरोप्लास्ट सिंपर ने दिया था। इनका नाम याद रखिएगा, स्पेलिंग, ठीक है। शेप में अगर बात किया जाए तो मैंने शेप यहाँ पे लिख दिया, सारे शेप। डिस्क्वाइडल या डिस्क या ओवल शेप होता है हायर प्लांट में, जो फ्लावरिंग प्लांट अपने आसपास देखते हैं आप, नीम, पीपल, है ना, गुड़हल, जितने प्लांट होते हैं, हिबिस्कस, मैंगो, जो भी हो जिसमें फ्लावर आता है। तो मैंने देखिए सबको यहाँ पे लिख दिया। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरा याद करिएगा आप लोग। हायर प्लांट में डिस्क्वाइडल और ओवल शेप, ठीक है, ओवल शेप, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? आ रही आवाज ना? बता दीजिएगा भैया, नहीं फिर से उसी तरह हो जाए। ओवल शेप, यूलोथ्रिक्स में गर्डिल शेप, यूलोथ्रिक्स में गर्डिल शेप, स्पायरोगायरा में स्पाइरल शेप, स्पाइरल में रस्सी की तरह होता है, ऐसे सांप की तरह। कप शेप होता है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स, ये सब क्या है बच्चों? आपके एल्गी हैं। प्लास्टिक कहाँ पाया जाता है? केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ये याद रखिएगा। सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेलिज है, कौन सा है? तो क्लोरोप्लास्ट है सबसे बड़ा। और प्लास्टिड 3 टाइप्स के होते हैं। टाइप्स कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ प्लास्टिक 3 टाइप्स, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर जहाँ होता है वहाँ प्रेजेंट होता है। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड पार्ट में, जैसे फ्लावर, फ्रूट्स, जो येलो, रेड, जैसे कैरेट हो गया, उसमें क्या हुआ? क्रोमोप्लास्ट। कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि गिव रीजन ग्रीन टोमेटो टर्न्स इनटू रेड कलर, इसका रीजन होगा ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट चेंज इनटू क्रोमोप्लास्ट। जो भी चीज हरे से लाल हो जाए, मतलब रेड में हो जाए या येलो में हो जाए, कोई भी कलर अगर ग्रीन से चेंज हो जाए और अदर कलर हो जाए, इसका आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट चेंज इनटू क्रोमोप्लास्ट। थर्ड बेटा होता है ल्यूकोप्लास्ट, ये फूड को स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म में। और कहाँ मेनली पाया जाता है? रूट में, स्टेम में भी होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? चलिए आगे हमने क्या पढ़ा था? ठीक है, ठीक। और एक एक चीज और याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होने की वजह से फोटोसिंथेसिस होता है। देखिए आपको आपके सिलेबस में क्लोरोप्लास्ट का ही डीपली पढ़ना आपको। अब समझिए आपको क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है। देखिए एक बाहर बाहर देखिए एक मेम्ब्रेन होती है, इट इज कॉल्ड एज आउटर मेम्ब्रेन। इसके अंदर एक मेम्ब्रेन होती है, ये देखिए, इट इज कॉल्ड एज इनर मेम्ब्रेन। इसके अंदर एक फ्लूइड फिलअप होता है, ये देखिए चारों तरफ फ्लूइड बना दीजिएगा। इस फ्लूइड का नाम होता है स्टोमा। इस स्टोमा में ये देखिए कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये देखिए, ये वन वन को बेटा बोलेंगे वन कॉइन लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज थैलाकॉइड। और मेनी थैलाकॉइड होते हैं कॉइन लाइक स्ट्रक्चर। देखिए कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, कॉइन लाइक, जैसे आप कुछ कॉइन ले लीजिए 1 रुपए का और एक के ऊपर एक ऐसे सजा के रख दीजिए, तो एक पिलर की तरह बन जाएगा, जस्ट लाइक ऐसे। इस पूरे ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रेनम। तो ग्रेनम क्या है? स्टॉक ऑफ थैलाकॉइड या ग्रुप ऑफ थैलाकॉइड। ये थैलाकॉइड और भी थैलाकॉइड होते हैं, देखिए ये सब थैलाकॉइड, यहाँ थैलाकॉइड, ये थैलाकॉइड, मतलब ग्रेनम 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 ग्रेनम। थैलाकॉइड के ग्रुप को ग्रेनम बोलते हैं। सारे ग्रेनम बेटा इंटरकनेक्टेड होते हैं। देखिए ये ट्यूब से, फिर देखो यहाँ से एक ट्यूब यहाँ पे जुड़ा हुआ है,
फिर एक ट्यूब ये जुड़ी हुई है, इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? इसके थैलाकोइड के अंदर पिगमेंट पाया जाता है, कलर पाया जाता है, क्लोरोफिल। कैसा होता है ये? ग्रीन पिगमेंट। तो ग्रीन पिगमेंट बेटा जो होता है क्लोरोफिल, एक दूसरे में ट्रांसफर होता रहता है। मान लो इसके पास कम हो गया क्लोरोफिल तो इससे उधार ले लेता है, ट्रांसफर हो जाता है, बारो कर लेता है। इसमें कम हुआ तो इससे ट्रांसफर हो जाता है। तो इंटरकनेक्टेड, इससे इसमें, इससे इसमें सर्कुलेट होता रहता है। क्लियर हो गया सबको? तो पिगमेंट जो होता है उसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल, और यही मेन है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, पता ही होगा। और जो फ्लूइड भरा तो उसको क्या बोलते हैं? स्टोमा। यही दो मेन पार्ट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और क्या स्ट्रक्चर होते हैं इसमें? ये डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, डॉटेड, इट इज कॉल्ड एज राइबोसोम्स। कौन सा टाइप होता है? 70s टाइप। और इसमें डीएनए होता है, डीएनए सर्कुलर होता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये डीएनए, ऐसे डीएनए होता है, लेकिन ये सर्कुलर हो जाता है, ऐसे आके आपस में कनेक्ट हो जाता है। ये देखिए, ये बिल्कुल माला की तरह दिखने लगता है। ओके, जैसे फूल का होता है ना माला, उस तरह दिखने लगता है। इसलिए इस डीएनए का नाम होता है सर्कुलर डीएनए, गोल हो जाता है, राउंड शेप का हो जाता है। और इस ट्यूब का नाम होता है जो इंटरकनेक्ट करता है एक दूसरे को, स्टोमा लैमले। क्यों स्टोमा लैमले बोलते हैं? लैमले ने बताया था इस ट्यूब के बारे में। और स्टोमा से होकर देखो ये पास कर रहा है, स्टोमा में ये डिप रहता है। बातें समझ रहे हैं आप लोग? जैसे आप फ्रूटी कभी पिए होंगे तो पाइप लगा के पीते हैं ना, तो जो पाइप है उसी को आप स्टोमा लेमला समझ लीजिए। तो कहाँ डूबा रहता है? फ्रूटी के अंदर डूबा रहता है कि नहीं? तो फ्रूटी को आप समझ लीजिए स्टोमा, स्टोमा के अंदर से ये पास करता है। चलिए फंक्शन की बात करते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट इज द मेन साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस बेटा दो रिएक्शंस होते हैं, ध्यान समझिएगा। फर्स्ट होता है लाइट रिएक्शन और सेकेंड होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? ग्रेना में होता है, इस ग्रेना में, इस ग्रेना में, इस ग्रेना में, इस ग्रेना में। ग्रेना प्लूरल फॉर्म होता है, ग्रेनम सिंगुलर फॉर्म होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ग्रेनम क्या है? सिंगुलर फॉर्म। और ग्रेना क्या है बच्चों? प्लूरल फॉर्म है, ये प्लूरल फॉर्म है। तो ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है लाइट रिएक्शन, और जब सनलाइट नहीं होता तो होता है डार्क रिएक्शन। दोनों रिएक्शन जब कंप्लीट होते हैं तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तो पहले कौन सा रिएक्शन होगा याद रखिएगा? लाइट देन डार्क। ओके, मीन्स लाइट रिएक्शन प्लस डार्क रिएक्शन इज इक्वल टू फोटोसिंथेसिस। ठीक है। अब आपके सिलेबस में फोटोसिंथेसिस का डीपली मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन इस पे देखिए एक वीडियो है जो क्लास लिया था ना, रिकॉर्डेड फॉर्म में है। तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप लोग अगर चाहो तो फोटोसिंथेसिस पूरी मैकेनिज्म आप समझ सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, मैकेनिज्म क्या, कैसे कन्वर्ट होता है, लास्ट में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन जरा आप लोग सुन लीजिए कि इट इज फूड मेकिंग प्रोसेस अकर्स इन ग्रीन प्लांट। लिख लीजिएगा आप लोग बाद में, ग्रीन प्लांट by the help of CO2, H2O and chlorophyll in the presence of sunlight। तो फूड मेकिंग प्रोसेस इन ग्रीन प्लांट है ये। रिएक्शन क्या होता है ध्यान सुनिएगा। प्लांट कैसे फूड बनाता है? CO2 कैच करता है, 6CO2 प्लस 6H2O, क्लोरोफिल, सनलाइट के प्रेजेंस में ये प्रोसेस होती है। क्या बन जाता है बच्चों? C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाती है। इसी ग्लूकोज को बेटा हम लोग बोलते हैं फूड। ये इसी ग्लूकोज से प्लांट भी एनर्जी ऑब्टेन करता है, और ये ग्लूकोज फ्रूट में स्टोर हो जाता है स्टार्च के फॉर्म में। उसी जब फ्रूट को हम लोग खाते हैं, भाई हम लोग क्या खाते हैं? गेहूं खाते हैं। भाई रोटी खाना तो क्या खाएंगे? व्हीट।
राइस खाते हैं, दाल खाते हैं, पल्सेस सब क्या है, सीड ही तो हैं, फ्रूट ही तो हैं सब। मैंगो खाते हैं, टमाटो खाते हैं। तो उसमें ग्लूकोज किस फॉर्म में रहता है, स्टार्च के फॉर्म में। अभी मैंने आपको बताया स्टार्च के फॉर्म में रिजर्व होता है फूड प्लांट में। और जब ये ग्लूकोज यानी स्टार्च के फॉर्म में बॉडी में आता है तो एनर्जी मिलती है हम लोग को। तो प्लांट भी इसी से एनर्जी लेता है और एनिमल भी। ओके बच्चों, इसलिए हम लोग बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ हैं, डिपेंड है ग्रीन प्लांट पे। सर इसमें हाइड्रोजन और वाटर कैसे फॉर्म होता है। हाइड्रोजन एंड वाटर, कहाँ हाइड्रोजन बेटा फॉर्म हो रहा है इसमें। CO2 और H2O बेटा यूज हो रहा है, ध्यान दीजिए। एरो से पहले जो लिखा होता है वो यूज होता है ना, ये सब यूज होता है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, क्या हो रहा है, यूज किया जा रहा है। भाई CO2 लीफ से इंटर करता है, सबको पता है ना, CO2 में छोटे छोटे छेद होते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। ये किसके थ्रू इंटर करता है, लीफ के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। ये किसके थ्रू प्लांट एब्जॉर्ब करता है, रूट के थ्रू, रूट वाटर को एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल पहले से ही है, ग्रीन प्लांट क्यों होता है, क्लोरोफिल की वजह से। और सनलाइट तो मिली गई ना बेटा फ्री फंड में, तो पूरे अर्थ पे आ रही सनलाइट। तो 1 2 3 4 ये यूज करके ये बनता है बेटा, क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। जरा ध्यान दीजिए, ये CO2 है, ये H2 है, इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो ग्लूकोज ही तो बनेगा। और ऑक्सीजन रिलीज हो रही, देखो बाहर चली गई, ये गैस है। प्लांट कौन सी गैस रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन ना, ध्यान दीजिए। तो CO2 H2 बन नहीं रहा बेटा, यूज हो रहा है, इधर यूज हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है, ये प्रोडक्ट है। ग्लूकोज यानी फूड और ऑक्सीजन प्रोडक्ट है, और ये सब रिएक्टेंट है। समझ में आया सबको, H2 रिएक्टेंट है। हाँ बेटा, वेरी गुड। चलिए एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग सोच समझ के बताइएगा। फंक्शन हो गया क्लोरोप्लास्ट का, बस इतना ही पढ़ना आपको। बाकी इसका मैकेनिज्म मैं आपको वीडियो लिंक सेंड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। चलिए बताइए क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। नेम द raw materials used in photosynthesis। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है बच्चों, इन ग्रीन प्लांट। चलिए सोच के बताइए कौन कौन से रॉ मटेरियल्स हैं। रॉ मटेरियल्स का मतलब रिएक्टेंट, रॉ मटेरियल मींस रिएक्टेंट, जिसका यूज प्लांट करता है अपना फूड बनाने के लिए। बताइए, सोच समझ के रिप्लाई करिए, आंसर बताइए। कौन कौन सा मटेरियल यूज करता है, हाँ सब रिप्लाई करिए। CO2 एंड H2O, अजीत ने किया। अर्पिता ने किया CO2 एंड H2O, नहीं तो रिएक्टेंट है। अर्पिता यही आपका भी आंसर है, CO2 एंड H2O। और कोई बच्चा रिप्लाई करिए, CO2 H2O क्लोरोफिल एंड सनलाइट। 4 रिएक्टेंट हैं, 4 हैं, देखिए CO2 H2O क्लोरोफिल सनलाइट, यही तो होगा ना आंसर। जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने मटेरियल पूछा है, रॉ मटेरियल। मटेरियल का मतलब मैटर, इसमें बताइए मैटर कौन नहीं है, सोच के बताइए तो। CO2 H2O क्लोरोफिल सनलाइट में मैटर कौन नहीं है, विच ऑफ देम आर नॉट अ मैटर। सनलाइट, सनलाइट इज अ एनर्जी, ध्यान देना बच्चों। सनलाइट क्या होता है, एनर्जी, एनर्जी होती है। तो हमको तो मटेरियल लिखना है, मटेरियल मतलब मैटर, और मैटर का मतलब आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। जिसमें क्या हो बच्चों बताइए, जिसमें मास होना चाहिए एंड ऑक्यूपाई स्पेस होना चाहिए, जिसमें स्पेस और मास, स्पेस ऑक्यूपाई करे और मास हो, उसे बोलेंगे ना मटेरियल। बताइए, हाँ वेरी गुड, ठीक बेटा अर्पिता, बहुत अच्छा। और किसने रिप्लाई किया था, हाँ सभी लोग को बेटा बहुत अच्छा आंसर है।
समझ रहे हैं आप लोग? देखिए इसमें आंसर होगा CO2, H2O एंड क्लोरोफिल। याद रखिएगा, CO2, H2O एंड क्लोरोफिल। ठीक है, एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग को डिफाइन करना है फोटोसिंथेसिस। वैसे मैंने बता दिया, लेकिन फिर आप लोग एक बार रिप्लाई करिएगा हमको व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ा जाए। चलिए एक क्वेश्चन और पूछते हैं, बताइए, नेम द स्टोर्ड मटेरियल या स्टोर्ड फूड इन प्लांट। बताइए, नेम द स्टोर्ड फूड इन, ऐसे कर लो, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट बेटा जो होता है वो कौन कौन सा मटेरियल स्टोर करता है? रिप्लाई करिए। स्टार्च, और बताइए, और भी कुछ कर सकता है? फैट, और बताइए, प्रोटीन। तो देखिए ये सबका आंसर सबको एक साथ लिखना पड़ेगा। देखिए तो इसका आंसर बच्चों हो जाएगा, क्या क्या स्टोर करता है? तो स्टोर बच्चों करता है स्टोरेज ऑफ, देखिए प्रोटीन को भी करता है। स्टार्च मेन होता है, सबसे ज्यादा स्टोर होता है, इसलिए स्टार्च को लिखा जाता है। एक्चुअली में प्रोटीन भी होता है, ठीक ना? लिपिड भी होता है, लिपिड का मतलब होता है ऑयल। फैट्स ना लिख के आप लोग लिपिड लिखा करो। फैट्स और ऑयल से एक ही होता है, लेकिन लिपिड ऑयली, जब ऑयली फैट होता है ना तो उसको ऑयल कहते हैं। स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, ग्रेन्यूल्स, हाँ ठीक है बेटा, वेरी गुड। ग्रेन्यूल्स भी होता है, लिपिड एंड जो सबसे ज्यादा कौन सा होता है? स्टार्च। तो बेटा हम लोग इसकी बात कर रहे हैं ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट में तीन चीजें स्टोर होती हैं, ग्रेन्यूल्स भी होते हैं लेकिन इसमें नहीं होते, ठीक है ना? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए इतनी बात क्लियर हो गई है सबको? रिप्लाई करिए। ठीक है ना? चलिए अब आगे बढ़ा जाए। देखिए एक जरा सा और क्वेश्चन आपसे पूछने को याद आ रहा है, फिर दिमाग से उतर जाएगा। क्वेश्चन सोच रहा हूँ, तो एक चीज और नोट करिए, डीएनए ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में कौन सा डीएनए होता है? बताइए, नेम द टाइप ऑफ डीएनए इन क्लोरोप्लास्ट। एसएस डीएनए, सर्कुलर बेटा ना अजीत, अभी तो मैंने बताया था कौन सा डीएनए होता है। देखो यहाँ पर सर्कुलर डीएनए, देखो यहाँ गोल है ना, देखो माला की तरह बिल्कुल गोल हो गया है। हाँ सर्कुलर डीएनए, ठीक ना? देखो सारे क्वेश्चन में रिवाइज करा रहा हूँ, आप लोग भूलिएगा नहीं। तो डीएनए ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड एस, बताइए कॉल्ड एस, क्या आंसर होगा? सर्कुलर डीएनए, और उसका बेटा एक नाम भी होता है, जरा याद रखिएगा, नोन एस, उसका एक स्पेशल नेम होता है, ठीक है ना? उसको बोलते हैं प्लास्टिडोम। नोट करिए, प्लास्टिडोम, प्लास्टिडोम कहते हैं। ये कैसा होता है? तो सर्कुलर डीएनए होता है। तो इसके डीएनए का एक स्पेशल नेम भी होता है, प्लास्टिडोम, ठीक है? थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है? एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, देखिए या नोट में लिख लीजिए आपको, क्वेश्चन आंसर बार बार लिखना पड़ेगा। देखो बेटा, जब फॉसिल्स का बेटा एनालिसिस किया गया है, नोट कर लीजिएगा कि बाई, ऐसे लिखो, एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स सब लोग समझते हैं ना? क्या लिख सकते हैं? रिमेन्स, जो बचे हुए पार्ट रह जाते बेटा ना, रिमेन्स ऑफ
डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल बॉडी या ऑर्गन। किसने रिप्लाई किया? यस सर, ठीक है बेटा। तो देखिए फॉसिल्स मतलब जैसे मान लो कोई आज जैसे डायनासोर था, डायनासोर हमने देखा नहीं था, तो जब उसकी डेथ हुई बेटा ना, तो वो उसके ऊपर डस्ट के पार्टिकल डिपॉजिट होते चले गए, फिर धीमे धीमे माउंटेन मतलब रॉक बन गया, फिर माउंटेन बन गया। तो उस पर क्या होना कि उस डायनासोर का एक स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है ना। जैसे आप आटा ले लीजिए, आटे को लेके इस पेन के ऊपर ऐसे दबाएंगे तो आटे पे इसकी फोटो बन जाएगी, मतलब स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो आप इसी तरीके से जो फॉसिल्स मिले थे, तो उससे ये पता चला कि आज से बच्चों अबाउट 3 बिलियन ईयर्स एगो प्रोकैरियोटिक सेल्स बना था, ठीक है ना। तो फॉसिल से क्या पता चला? फॉसिल से ये पता चला बच्चों कि एविडेंस ऑफ, जैसे आपसे कहा जाए कि एविडेंस मतलब सबूत, एविडेंस ऑफ प्रोकैरियोटिक जो सेल्स थे, या प्रोकैरियोट्स लिख लीजिए, प्रोकैरियोट्स कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रोकैरियोट जो प्रोकैरियोटिक सेल से बने थे, कितने पहले बने थे अर्थ पे बच्चों? 3 बिलियन 3 बिलियन ईयर्स एगो। और क्या पता चला बेटा? जो यूकैरियोट्स बने थे, बताइए, पहले प्रोकैरियोट बने, फिर धीमे धीमे डेवलप होकर यूकैरियोट बन गए, है ना। तो यूकैरियोट आज से 1 बिलियन ईयर पहले बने थे, 1 बिलियन ईयर एगो अर्थ पे बने थे। यानी कि आज से 3 बिलियन ईयर पहले कौन बना? प्रोकैरियोट बना। देखिए प्रोकैरियोट, फिर धीमे धीमे कन्वर्ट किसमें हो गए? यूकैरियोट में। तो पहले प्रोकैरियोट बने, फिर यूकैरियोट बने। ये 3 बिलियन ईयर एगो बने थे आज से। भाई मान लो आप हो, आपसे आप बन गए, ह्यूमन बन गए। यहां से उल्टा सोचिए, आपसे 1 बिलियन ईयर पहले यूकैरियोट सेल बने थे, जैसे मान लो अमीबा। और उससे भी 2 बिलियन ईयर्स पहले पीछे जाइए, प्रीवियस जाइए, तो देखिए आपका प्रोकैरियोटिक मतलब बैक्टीरिया बना था, ब्लू ग्रीन एल्गी बना था, ठीक है। ये सब नॉलेज की बातें थोड़ा सा याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आपको जरा आप लोग भी ढूंढिए, लिख लीजिएगा, मैं क्वेश्चन यही लिख देता हूँ। राइट 2 एग्जांपल्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब साइनोबैक्टीरिया, इट इज आल्सो कॉल्ड एज बच्चों साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया अर्थ पे सबसे पहले आए थे, ब्लू ग्रीन एल्गी। आप देखते हैं ना कि बरसात में जहाँ पानी नहीं गिरता वहां पे स्लिपरी हो जाता है, तो वो बीजीए ही तो होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी तो हैं वो। कौन कौन सी जगह बेटा? मैन कार्योटिक कब बना था? इन दोनों के बेटा बीच की बात थी ना, वो इन दोनों के बीच में प्रो, फिर यहाँ पाया था मेजो कैरियोटिक, फिर यू कैरियोटिक। तो मेजो की बेटा बात नहीं की जाती है, ठीक है ना। हम लोग 2 ही पढ़ते हैं, कौन कौन सा? प्रो एंड यू कैरियोटिक, इसका बात नहीं किया जाता, ठीक है ना। तो उसको भूल जाइए, वो सिर्फ याद रखा जाता है कि मिडिल का भी स्टेप था। तो मिडिल कौन याद रखता है भाई? या तो आप क्लास में फेल हो जाइए या तो टॉपर हो जाइए। मीडिएटर को याद रखता है? देखो जो डबल जीरो पाता क्लास में उसको सब याद रखते हैं, या जो टॉपर होता है जो बीच में नंबर पा जाए। आप 100 में
जो है 50 नंबर पाइए, कोई याद नहीं रखेगा। 00 पाओ, देखो पूरे स्कूल में फेमस हो जाओ। या 100 पाइए। तो दो की स्टडी की जाती है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। रिप्लाई कीजिए। क्लियर हो बेटा सबको कॉन्सेप्ट? एनी प्रॉब्लम? हाँ वेरी गुड। अर्पिता खुश हो गई सुन के, 00 100। चलिए नेक्स्ट आगे। चलिए एक ऑर्गेनाइज और पढ़ लेते हैं बच्चों। देखिए राइबोसोम, राइबोसोम्स। थर्ड ऑर्गेनाइज राइबोसोम। प्लास्टिड में सेकेंड लिख लीजिएगा। फर्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया पढ़े थे हम लोग, सेकेंड प्लास्टिड, प्लास्टिड में 2 नंबर लिख लीजिएगा। थर्ड ऑर्गन राइबोसोम। देखो जो राइबोसोम्स होते हैं इनके बारे में जस्ट कुछ इंट्रोडक्शन लिख लीजिए आप लोग। फर्स्ट ऑब्जर्व, सबसे पहले इसको कहाँ देखा गया, नोट करिए। फर्स्ट ऑब्जर्व किसने किया था? क्या नेम था, देखो दिमाग से कर रहा था। फर्स्ट ऑब्जर्व किया था क्लॉड ने। ठीक है, क्लॉड ने। ईयर इनका था 1941। नोट कीजिए। एक बार बेटा थोड़ा इसको आप लोग रीचेक भी कर लीजिएगा। डेट थोड़ा सा हमें लग रहा है कि 41 था कि 42 था, इसको थोड़ा सा एक बार आप लोग सर्च कर लीजिएगा कहीं पर। क्लॉड ने किया था ये तो फिक्स है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर किसने रिप्लाई किया? सर वीडियो इज बफरिंग। बफरिंग हो रहा, रिप्लाई करिए, फिर से रिप्लाई कीजिए। बफरिंग अभी भी हो रहा बच्चों? बताइए, मैं लिख रहा हूँ, बताइए आप लोग। बताइएगा। सही है सर, पलाडे ने डिस्कवर किया था। हाँ पलाडे ने बेटा डिस्कवर किया था, ठीक है ना। ये क्वाइन टर्म राइबोसोम भी पलाडे ने ही दिया था। अभी मैं लिख देता हूँ उसको। देखिए ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में। जब प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा तो इसे बोलेंगे 70s। और इसमें पाए कौन सा बोलेंगे, 80s टाइप। टाइप भी लिखिएगा, 80s टाइप, 70s टाइप, टाइप भी लिख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर इतनी बात है? चलिए नेक्स्ट जरा ये समझिए। हाँ वो क्या आप बता रहे थे, डिस्कवर, नोट कर लीजिए। डिस्कवर्ड एंड टर्म राइबोसोम, किसने किया था? पैलाडे ने बच्चों ने, नोट करिए। पैलेडे ने। ईयर नोट कर लीजिएगा, 1955। 1955। ठीक है, इसको नोट कीजिए। आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक नोट में पॉइंट लिखिए।
सर उसने डिस्कवर भी किया था। हाँ, डिस्कवर भी किया था, लिखा ना बेटा, ये नोट कर लीजिए। आप ये नोट करिएगा कि राइबोसोम आर स्मॉलेस्ट एंड मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेलिस। क्या नोट करिए तो आप लोग देखिए, काजा सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेलिस बताइए, स्मॉलेस्ट, तो आंसर आएगा राइबोसोम। और याद रखिएगा इसमें मेम्ब्रेन लेस होता है, इसमें मेम्ब्रेन बेटा बाउंड्री नहीं होती है। जैसे आपने पढ़ा था ना, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में डबल वॉल था। तो बेटा पैलाइडे ही तो लिखा है, सही तो है। सही है ना, रिप्लाई करो बेटा। किसने किया? योगेश। यह है तो डिस्कवरी या डिस्कवर्ड एंड टर्म राइबोसोम पैलाइडे, लिखा तो है, पैलेडियम दिया। सही है। ऑब्जर्व किसने किया था? ऑब्जर्व किसने किया था? क्लॉड ने किया था ना सबसे पहले। कहाँ गया? क्लॉड ने किया था। आपके बुक में नहीं लिखा होगा ये सब, है ना, आप लोग भी छोटे लेवल की बुक है ना बेटा, तभी आप लोग 11 12 जब पढ़ोगे तब समझोगे आप। चलिए आगे बढ़िए, सही है, इसको नोट करिए आप, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट लिखिएगा, सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेलिस है। अब देखिए इसमें समझिए 70 से 80 एस टाइप का मीनिंग क्या है, ध्यान सुनना बच्चों। ये जो राइबोसोम होता है ये दो पार्ट से बना होता है, ये से देखिए इस तरीके से होता है, बनाइए स्ट्रक्चर। देखिए ऐसा दिखता है। ऐसा दिखता है। अब यह ध्यान दीजिएगा, अगर प्रोकैरियोटिक सेल होगा, प्रोकैरियोटिक सेल, और ये बेटा है यू कैरियोटिक सेल, ठीक है। क्या हो बेटा, ये क्या हो गया? योगेश पलाटे ने ऑब्जर्व एंड टर्म दोनों दिया था। मेन बेटा इनका नाम आता है, ठीक है ना, फर्स्ट की बात हो रही, ध्यान दीजिए। फर्स्ट ऑब्जर्व, ऑब्जर्व तो बाद में किए थे, अलग बात है ना, छोड़ो इसको अब डिस्कस ना करिए, है ना, ये सही, इसको डिस्टर्ब ना करिए, आप इसको तो याद करिए अभी आप लोग। यहाँ मेन समझिए, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में किसने दिया क्या है, ये सब कंपटीशन में पूछा जाता है, आप लोग से नहीं। देखिए प्रोकैरियोटिक बेटा सेल होगा तो जो ये बड़ा वाला पार्ट है ना, ये देखिए राइबोसोम में जो बड़ा पार्ट है ये, इसका बेटा नाम होता है 50S। अब बताइए नीचे वाले पार्ट का क्या नाम होगा? कौन सा इसमें राइबोसोम पाया जाता है बताइए? 70S। ये पार्ट कौन सा होना चाहिए बताइए सब लोग? यूकैरियोटिक सेल है तो ये पार्ट होता है 60S। तो ये पार्ट कौन सा होना चाहिए, इसमें पाया जाता है 80S। बताइए प्रोकैरियोटिक सेल में ये नीचे वाले पार्ट का क्या नेम होगा? ये 30S। अच्छा बताओ, ये 50 है, यहाँ 20 होना चाहिए ना, 50 20 70, यहाँ 20 होना चाहिए ना, बताइए आप लोग।
चलिए अजीत ने रिस्पॉन्स किया, बहुत अच्छा बेटा, वेरी गुड। इसको 30s कहा जाता है, याद रखिएगा, इट इज कॉल्ड एज 30s। इसको जरा सी याद करके रखिएगा। और ये 60 है तो यहाँ कितना होना चाहिए 20, तो 80 हो जाएगा। लेकिन इसका नाम क्या होता है बताइए, इसका नेम 40s। वेरी गुड, इट इज कॉल्ड एज 40s। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट करिए। इसके दो सब यूनिट्स होते हैं, ओके। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ये सब यूनिट है, सब यूनिट। ये भी क्या है, सब यूनिट। ये क्या हो गया, सब यूनिट। ये भी क्या हो गया, सब यूनिट। सब यूनिट का मतलब छोटा, मतलब सब यूनिट क्या होता है, छोटे। जैसे बोलते हैं इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, तो सब जहां वर्ड लगता है उसका मतलब छोटा होता है, जूनियर होता है। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई सबको। और आप लोग सुनिए, सेडवर्ड कांस्टेंट होता है कोफिशिएंट। एस का मीनिंग आपको बताना है ना, ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। एस स्टैंड फॉर, इसका मीनिंग बताना है कि क्यों एस लिखा जाता है, ये आप लोग हमें बताइएगा। ये होमवर्क दे रहा हूं आपको, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये होमवर्क नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। एक बड़ा पॉइंट लिखिएगा, एक नोट में पॉइंट लिख लीजिए। ये तो क्वेश्चन हो गया होमवर्क के लिए, एक नोट में पॉइंट लिखिए। मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन यानी कि Mg+2 चार्ज होता है ना, केमिस्ट्री में बताया था आपको। एज एसेंशियल फॉर फॉर बाइंडिंग बाइंडिंग ऑफ बोथ द सब यूनिट, सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम। नोट कीजिए, राइबोसोम के दोनों यूनिट को कौन बांध के रखता है। देखो यहाँ पर पाया जाता है मैग्नीशियम, यहाँ पे क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम आयन। यहाँ भी क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम आयन, जो दोनों को बच्चों अटैच करके रखता है। अगर मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट नहीं होगा तो ये अलग अलग हो जाएंगे। योगेश पांडे ने क्वेश्चन बच्चे ने पूछा कि सर वाई 50s + 30s = 70s, है ना बेटा, इसका कोई रीजन नहीं। अब योगेश मैं आपसे पूछूंगा, आपके पापा ने, मम्मी ने आपका नाम योगेश क्यों रखा, बताइए, रीजन बताइए। आपका नाम योगेश पांडे क्यों रखा गया, आपका नाम धर्मेश पांडे क्यों नहीं रखा गया, बताइए क्या रीजन इसका, कोई रीजन है, रिप्लाई कीजिए। कोई रीजन है बेटा इसका, नो सर। बेटा सेम उसी तरह से देखिए, बस ये आप ये समझिए, ये डेंसिटी को बताता है कौन भारी है। ये पार्ट ज्यादा भारी है, इसको 50s नाम रखा, कुछ होगा उनका कोडिंग, कोडिंग होता है ना साइंटिस्ट को, बताते नहीं किसी को। कोई भी जब नेम रखा जाता है तो उसमें कोडिंग, 50 ही क्यों रखा गया भाई, यहाँ पर 80 क्यों नहीं कर दिए, यहाँ पर कुछ 20, उनका कुछ कोडिंग होता है ना बेटा, वो कोडिंग सबको नहीं बताई जाती। जैसे देखिए अभी वायरस आया है तो उसका नाम कोरोना रखे, फिर डेल्टा प्लस तो माइनस सब करके नाम रखा जा रहा है ना, डेल्टा वेरिएंट, है ना, होता है ना। HIV, H1N1 क्यों रखा जाता है, वो कोडिंग होती है। H1N1 वायरस, ये सब कोडिंग होती है बेटा, रीजन वो जीन्स के बेस पर रखा जाता है। इसमें तो डेंसिटी के बेस पे, इसकी डेंसिटी ज्यादा, इसकी डेंसिटी कम। पानी में डालोगे ये पहले डूब जाएगा, ये पार्ट नीचे डूबता है, ये बाद में डूबता है, इसलिए बोला जाता है इसकी डेंसिटी ज्यादा, इसकी डेंसिटी कम, इसलिए रखा गया। हो सकता है
स्पीड पर देखा गया है सेट, बट कांस्टेंट कोफिशिएंट देखा जाता है कौन जल्दी डूब रहा है। हो सकता है स्पीड हो सकता है 70 एस स्पीड हो, कोई हो 60 एस, कुछ भी हो सकता है। इसके बारे में बहुत डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। चलिए इतनी बात क्लियर हो गया। अब देखिए इसका मेन जो काम होता है, नोट करिए, मेन फंक्शन, फंक्शन ऑफ राइबोसोम। तो मेन बेटा इसका जो फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस, नोट कर लीजिए, प्रोटीन सिंथेसिस। इसको थोड़ा सा आप लोग सेंटेंस के फॉर्म में लिख लीजिएगा। क्या लिख सकते हैं आप? ऐसे लिख लीजिएगा कि राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम इज द साइट SIT, साइट मतलब प्लेस, साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। So it is called as protein factory of the cell। इतना लिखिएगा, so it is called as protein factory of the cell। एक क्वेश्चन थोड़ा और आप लोग रिप्लाई करिएगा आंसर। नेम द सेल ऑर्गेनेल which is called as kitchen of the cell। बताइए, किचन ऑफ द सेल। सर इसमें एनर्जी कैसे फॉर्म होती है? किसमें बेटा एनर्जी? अच्छा पहले आप इसका रिप्लाई करिए। किचन ऑफ द सेल कौन है बच्चों? प्लास्टिड। प्लास्टिड नहीं, प्लास्टिड में 3 टाइप होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। वेरी गुड। तो क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड एज किचन ऑफ द प्लांट सेल बोला जाता है। मेन क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द प्लांट सेल। एनिमल सेल में तो होता ही नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और बताइए आप लोग। नेम द किचन ऑफ द ग्रीन प्लांट। नेम द ऑर्गन which is called as kitchen of the green plant। बताइए। किचन ऑफ द सेल नहीं पूछ रहे हैं, ध्यान दीजिए, किचन ऑफ द ग्रीन प्लांट पूछ रहा हूं। वर्ड पे ध्यान दीजिए। हरे पौधे का किचन, ग्रीन प्लांट कौन होगा? लीव्स होगी। वेरी गुड। ग्रीन लीव्स, लीव्स में कौन सी लीव्स? आंसर होगा ग्रीन लीव्स। ग्रीन लीव्स आर कॉल्ड एज किचन ऑफ द ग्रीन प्लांट। ओके बच्चों, कितनी बात समझ में आ गई? चलिए एक क्वेश्चन और बताइए आप लोग। नेम द 2 cell organelles which have or which contain their own genetic material। बताइए। नेम 2 cell organelles have their own genetic material। बताइए क्या आंसर होगा? क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, इसमें होता है ना सर्कुलर डीएनए। डीएनए इज कॉल्ड एज जेनेटिक मटेरियल। ओके बच्चों, ठीक है। तो इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो इतना पहले आप लोग प्रिपेयर कीजिए। कल देखिए हम लोग कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे, आपको बता दे रहे हैं, थोड़ा रिवाइज करके आप लोग रखिएगा, ठीक है ना। कौन कौन से बच रहा है देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बच गया, तो कल हम लोग पढ़ लेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक बेटा हम लोग स्टडी कर लेंगे गोल्गी बॉडी, ठीक है ना, एंड लाइसोसोम। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, जितने सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ रहे हैं सब मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। सबके बाहर 2-2 मेम्ब्रेन पढ़ा आपने। जो ये लाइसोसोम होता है ना, उसके बाहर सिंगल मेम्ब्रेन होती है। लाइसोसोम के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है उसका नाम क्या होता है? टोनोप्लास्ट। वो सिंगल मेम्ब्रेन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी मेम्ब्रेन होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन होता है। ये भी सब फर्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? रिप्लाई कीजिए।
सर राइबोसोम में प्रोटीन कैसे फॉर्म होता है? बेटा आरएनए की वजह से होता है, ठीक है ना। एक्चुअली में ना आरएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोइड में, वहां पर सिंथेसिस जब होता है तब राइबोसोम बनता है। समझ में आ रहा है? मतलब प्रोटीन बनता है। तो अभी आप लोग जब और सेल डिवीजन के बारे में पढ़ोगे तो उसमें दो वर्ड आता है, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, है ना। उससे प्रोटीन बनता है। अभी ज्यादा आप लोग ना पूछिए ना बेटा, कंफ्यूज हो। अभी आपको जितना पढ़ा रहे हैं ना इतना पहले आप लोग तैयार रखिए, ठीक है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा तो आप समझ पाओगे, ऐसे आप रट डालोगे। बायोलॉजी को रटिए नहीं, समझिए अच्छे से, लो लेवल से हाई लेवल तक, ठीक है। अभी मैं पढ़ा लूँ तो जब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा ना तब आपको समझ में आएगा, जब पेपर सेंड करूंगा। हाँ क्या बेटा? सर कल प्लीज माइक से मत पढ़ाइएगा। किससे पढ़ाएंगे? ईयरफोन से? हेलो, ईयरफोन से वॉइस क्लियर आती है हमारी? आप बताइए, इससे ज्यादा अच्छी आवाज आती है कि ईयरफोन से? बताइए, आप तो रिप्लाई करिए। ईयरफोन बेटर है, ये माइक बेटर है? अच्छा, इसमें आप लोग को टाइप करना पड़ता होगा, इसलिए प्रॉब्लम होती है ना मैसेज करने में। ओ ठीक है बेटा, हाँ समझ गए। हाँ उससे आपको डायरेक्ट वॉइस मैसेज कर देते हैं। ठीक ठीक ठीक, हाँ लिखना भी पड़ता होगा। चलो कोई बात नहीं, कल से हम लोग ईयरफोन से ही पढ़ेंगे, ठीक बेटा। तो ठीक, आज इतना क्लास रखते हैं फिर, और कल फिर हम लोग आगे स्टडी करेंगे जो हमारे ऑर्गेनाइज इसमें रिमेनिंग है। ओके, तो चलिए बेटा कल मिलते हैं, और सब लोग पढ़िए लिखिए, घर पे स्वस्थ रहिए और रिवीजन करते रहिए। उसमें आप लोगों ने आंसर नहीं भेजा, जो टेस्ट हमने भेजा था आंसर, उसको आप लोगों ने मैच किया? किसी ने आंसर रिप्लाई नहीं किया। तो आप लोग प्लीज आज आंसर रिप्लाई करिए, कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। ईमानदार रहिए भाई पढ़ाई के प्रति अपने। अगर ऑनेस्टी नहीं रखेंगे, ईमानदारी, तो फिर पढ़ाई कोई मतलब नहीं है। पास तो हो ही जाओगे, फिर पढ़ने का मीनिंग क्या रहेगा हमसे? बताइए, आप पढ़ रहे हैं तो कुछ नंबर भी तो आए ना आपके अच्छे बेटा। अब इतने बच्चे सब पढ़ के डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए। आज बताइए, हम 18 ईयर्स से हम पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे आज अमेरिका और बहुत सारे डॉक्टर एम्स में। तो आप लोग भी कुछ बनेंगे तभी ना, ईमानदार रहेंगे तब तो। ऑनेस्टी बेटा बहुत जरूरी है। अब सर ने नहीं पूछा तो आप लोगों ने भेजा भी नहीं, मैंने मैसेज किया था कि आप लोग रिप्लाई करिए कितने क्वेश्चन सही हैं। किसी ने देखिए ना डाउट पूछा ना आंसर रिप्लाई किया, ठीक है ना। तो आज आप लोग चेक करके हमें रिप्लाई करिए। अच्छा, अजीत का है तो 33/36। अच्छा, योगेश का है तो 31/36। और बेटा आपका अर्पिता? अर्पिता कितने नंबर आए थे बच्ची के? अर्पिता रिप्लाई कीजिए, कितने मार्क्स ऑब्टेन किया आपने टेस्ट में केमिस्ट्री वाले? डबल जीरो? अर्पिता सर मेरा 32/36। ठीक है, तो ये तो कमाल हो गया यार। देख रहे हो, 31, 32, 33। तो अजीत 33, देख रहे हैं लाइन से पाए आप लोग, देखो। योगेश 31, अर्पिता 32 और अजीत 33। वाह, चलिए सबको कॉन्ग्रेचुलेसन। सब लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पर हैं। चले, कभी ऑफलाइन क्लास हो जाएगी तो सबको एक एक चॉकलेट देंगे, ठीक है भैया। और जो जो क्वेश्चन गलत है कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ओके बेटा। ठीक है, हेलो ओके, बेस्ट आप। सर। ओके।